अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले आपको जो है वो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 13 आप लोग देखें, इसकी स्टेटमेंट है इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13 to 14 द पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। ये उन लोगों ने हमें इक्वेशन दी है, हमने इसे पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान लगेंगी आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो आपको जो इजी लग रहा है ना, यहाँ से x या y की वैल्यू बनानी है किसी तरीके से, जिसकी भी इजी लग रही हो आपको। अगर आपको x की वैल्यू इजी लग रही है, मतलब x को एक साइड पे रख के y की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं और उसको कर लें। अगर y की सही लग रही है और x की बनाना चाहते हैं, आप x की बना लें, किसी की भी बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कि x की बनाएं या y की बनाएं, ठीक है। मैंने x को इक्वल के एक साइड पर रखा है, यहाँ पर देखें, और y को इधर वाली साइड पर ले जाकर ये प्लस का हो गया। उसके बाद x के साथ 7 था, ये बोथ साइड्स पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास ये x की एक इक्वेशन बनी है। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है सोल्यूशन सेट। यहाँ से आगे स्टार्ट होता है काम पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने का। तब हम क्या करते हैं, हमने लेट करना है। अगर तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो एक को लेट कर लेना है y इज़ इक्वल्स टू टी, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू टी, यहाँ पे y की जगह t लिखना है और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सिंपली पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, आपने उस लीनियर इक्वेशन को जो उसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं उनसे हटा के एक थर्ड वेरिएबल में आपने उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो थी लीनियर इक्वेशन थी सिंपल, और ये दोनों हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। थर्ड वेरिएबल में हमने टी में इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू 7। मैंने 3x1 एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले गए, 3 से बोथ साइड्स को डिवाइड किया, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बनी। आपने ये करना है कि इक्वल के एक साइड पे जो है एक वेरिएबल अकेला रह जाए ना, उसके साथ 2, 3, 4 कुछ भी ना हो, 1x हो, वो 1y हो, 1x हो, 1 0 जो भी हो वो 1 में हो, यानी 1 हो, उसके स्टार्ट में जो नंबर है वो 1 आता हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अब लेट कर लेना है। जब आपके पास अब यहाँ पे हम लोग नई चीज़, पहले हम लोगों ने देखा जब दो अननोन्स होते थे तब क्या करते हैं, अब 3 अननोन्स हैं x1 x2 x3। जब 3 अननोन होंगे तो 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी, हमेशा एक कम होगा। यहाँ हम लेट कर लेंगे x2 इक्वल आ जाएगा t के, एंड x3 लेट कर लेंगे s के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे s के इक्वल कर ली, x3 इक्वल टू s किया। इसके बाद सिंपली मैंने x1 माइनस इज इक्वल्स टू 7/3 प्लस 5/3 t लिखा, x2 की जगह और s की जगह वो लिख लिया। ये जो c और d पार्ट्स हैं इसके, ये आप लोग खुद का ट्राई कीजिएगा। ये जो आगे क्वेश्चन नंबर 16 है सेम उसके भी 14 है, उसके भी सी और डी पार्ट सेम इसी के जैसा ही है। मैं अगले क्वेश्चन के सी और डी पार्ट करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने छोटे से हिंट लिख दिया है, आप इनको फॉलो करके वो क्वेश्चन खुद भी सोल्व कर सकते हैं। कि अगर हम लोगों ने सी पार्ट करना है, सी में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, यानी यहाँ पे x1 x2 x3 है ना, वहाँ पे साथ x4 भी होगा, या फिर x y z जो भी है वो उसमें 4 हैं दिए गए। तो आप उसमें 3 वेरिएबल्स की जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आप लोग लिखेंगे r s एंड t और उसको फिर इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं इसका डी पार्ट, उसमें हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, यानी 5 अननोन्स हैं। तो उसमें आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आर एस टी और यू की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ आर एस टी व्हेन यू हैव 4 वेरिएबल्स इन इक्वेशन एंड यूज़ आर एस टी एंड यू व्हेन यू हैव 5 वेरिएबल्स आर अननोन्स, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन से पता लगता है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो एक हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन होगी, 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 सब्स्टिट्यूशंस होगी। और जो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, यानी ये वाली
और ये वाली, ये तीनों ही हमारे आंसर्स हैं, ये तीनों ही हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के आंसर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है वो 14 का सी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैंने यहाँ से देखा, ये आप लोग, मैंने इस तरीके से किया, आप एक और मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आंसर्स आते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को इसका बताया है, इसके डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये x4 है, मैंने जो था ना वो 4x1 पहले वाले को इधर वाली साइड पर रख के इसको सोल्व कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल जो है वो x4 को इधर रहने दें, बाकी तीनों वैल्यूज़ को जो है इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर उसे सोल्व करें। मैंने 4x1 को इधर रखा, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर ले गए, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 अननोन से, तो 3 सब्स्टिट्यूशंस होनी थी। x2 को r रख लिया, x3 को s रख लिया, x4 को t रख लिया। इसके बाद सिंपली इसमें पुट कर दिया, तो ये मेरे पास 4 जो आंसर्स आए हैं, ये मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आई हैं। इसके बाद डी पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे 5 अननोन्स हैं। जब 5 अननोन्स होंगे, मैंने सिंपली x को इधर रखा है, बाकी सब दूसरी साइड पे लेके सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा एक इक्वेशन बना ली है। उसके बाद v को मैंने लेट कर लिया है r के, w को s के, y को t के, z को u के, r s t u। ठीक है, और सिंपली इसमें पुट कर लिया। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो आप इसे बढ़ाते जाएंगे, r s t u v। बस ये ध्यान रखना है वो इस इक्वेशन में एग्जिस्ट ना करता हो। अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे फिर आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि जो गिवन इक्वेशंस में हमारे पास अननोन्स दिए गए हैं, इससे अदर अननोन में हम लोगों ने इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने वही किया है यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 14 जहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये मैंने इसका डी पार्ट किया है। जो ए और बी पार्ट नहीं किया वो सेम 13 के ए बी पार्ट के जैसा है, आप वो ट्राई कीजिएगा। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसा है, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं दो क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसा है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ें आप सब। ईच लीनियर सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन, डिस्क्राइब इट्स सॉल्यूशन सेट। सबसे पहली बात, उसने हमें ये बता ही दिया है कि इसमें जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। इसकी जो जब हम लोगों ने थ्योरी रीड की थी उसमें बताया भी था, और क्वेश्चंस भी शायद एक दो इससे रिलेटेड किए हैं हमने, कि जब भी हम लोग इक्वेशंस को सोल्व करें बोथ साइड्स पे आंसर ज़ीरो आए। जैसे मैंने फर्स्ट वाले में आपको वो ना करके भी दिखाया है। इफ़ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 1 विद 3, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। इसका मतलब होता है कि जो सोल्यूशन हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपने हर क्वेश्चन में करना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको जो है वो रिमाइंड कराने के लिए करवाया है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है। अब वही काम जो हम पहले करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे। मैंने ले ली 2x - 3y = 1। यहाँ से 2x एक साइड पे रखा, 1 + 3y दूसरी साइड पे ले गए। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x = 1/2 + 3/2y, और फिर आ गया हमारे पास वही काम जो हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का स्टार्ट करते होते थे। ये है हमारे पास सोल्यूशन सेट। y = t रखा, और जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ पे t पुट कर दिया। b पार्ट जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद मैंने किया है 16 का b पार्ट। 16 का b पार्ट देखें आप, 2x - y + 2z = -4। ये सारा तीनों इक्वेशंस दी हैं, 1 2 3। ये आपने चेक करना है कि इसमें जो है सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप कर लें, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप चेक करें, बल्कि उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसका सीधा जो है फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे सिंपली हम लोग, और उसको सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 2x - y + 2z = -4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। y को एक साइड पे रहने देंगे और x और z को हम लोग ले जाएंगे दूसरी साइड पे। जब देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया सेकेंड वाली लाइन में। इसमें
माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास बन गया सोल्यूशन सेट। यही मैंने बताया था ना, जब हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे उसे सोल्यूशन सेट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 सब्स्टिट्यूशंस होंगी। मैंने लिख लिया x इज़ इक्वल्स टू r, z इज़ इक्वल्स टू एस टी भी लिख सकते हैं आप, आर एस लिख लिया मैंने। उसके बाद y इज़ इक्वल्स टू 2r प्लस 2s प्लस 4। ये हमारे पास ये तीनों क्या हैं, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसके दिए गए वेरिएबल से हटकर किसी थर्ड वेरिएबल में जो है डिस्क्राइब करना, किसी अदर वेरिएबल में डिस्क्राइब करना। उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और हम लोगों ने 13 से लेके 16 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। इससे आगे जो है वो हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं 20 तक वो हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।